फिर कोलोनियलिज्म। कोलोनाइजेशन या फिर कोलोनियलिज्म वैसे तो इनका जो मूल अर्थ है वो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा जो भेद है हमें उसे समझ लेना चाहिए। कोलोनाइजेशन यानी कि औपनिवेशीकरण और कोलोनियलिज्म, लेट मी राइट इट हियर, COLONIALISM, ठीक है। कोलोनियलिज्म दोनों का मूल अर्थ एक ही है, थोड़ा सा भेद है। जैसे कि कोलोनाइजेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कोई जो देश है या फिर कोई टेरिटरी है, वहां के लोग किसी अन्य देश या किसी अन्य टेरिटरी पे जाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने हितों, अपने लालच को पूरा करने के लिए करते हैं। जबकि कोलोनियलिज्म ये एक सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत जो ऐसा कहता है कि कोई देश दूसरे देश के ऊपर जाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करके वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने हितों की रक्षा करता है, अपने हितों को पूरा करता है। तो यहाँ पर बहुत ही सामान्य सी बात है, अगर किसी भी शब्दावली के अंत में आपको TION मिल जाए तो इसका मतलब कि वो एक प्रोसेस है। जैसे कि मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, जहां पर मशीनों को लगाया जाता है, वो एक प्रोसेस होता है। अगर लास्ट में आपको ISM मिल जाए इसका मतलब कि वो एक सिद्धांत है। तो कई बार हमसे गलती होती है, बहुत छोटी गलती होती है, हम डिफाइन कर रहे होते हैं कोलोनाइजेशन को और हम लिखते हैं कोलोनाइजेशन इज अ प्रिंसिपल, यहाँ हम गलत हो जाते हैं। या फिर हम लिख रहे होते हैं या हम डिफाइन कर रहे होते हैं कोलोनियलिज्म को यानी कि उपनिवेशवाद को, और हम लिखते हैं कोलोनियलिज्म इज अ प्रोसेस, हम यहीं पर गलत हो गए, क्योंकि कोलोनियलिज्म कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है और कोलोनाइजेशन एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर इस भेद को आप समझेंगे, इस अंतर को आप समझेंगे, और फिर जब भी आप डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहें तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ इसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बहुत ही सामान्य भाषा में ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। उपनिवेशवाद, colonialism, is the establishment, exploitation, maintenance, acquisition and expansion of colonies in one territory by people from another territory। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ब्रिटेन को, ठीक है, और दूसरी ओर हम रख लेते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, तो हम इसे और आसान भाषा में समझ सकते हैं। यानी कि ब्रिटेन जैसा कोई एक देश होता है और वहाँ के लोग होते हैं, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जैसी कोई एक कंपनी होती है जो किसी अन्य टेरिटरी को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है। उसके बाद वो खुद को अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश कर लेते हैं, इस टेरिटरी को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो इसे मेंटेन कुछ इस तरीके से करते हैं ताकि उनके हित पूरे हो सकें, और इस टेरिटरी का लाभ उठाते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं इस टेरिटरी में ताकि उनका फायदा हो सके। ये एक तरीके की अनइक्वल रिलेशनशिप है। अनइक्वल रिलेशनशिप किसके बीच? एक कोलोनियल पावर के बीच में और एक कॉलोनी के बीच में। कोलोनियल पावर मतलब कि ब्रिटेन और कॉलोनी मतलब कि इंडिया, इनके बीच में ये एक ऐसी अनइक्वल रिलेशनशिप है जहां पर जो कॉलोनिस्ट होता है, जैसे कि ब्रिटेन, वो अपने नियम कानून को थोपते हैं जो उनकी कॉलोनी होती है वहां के इंडिजिनियस लोगों के ऊपर। नियमों को ऐसे बनाया जाता है जिसकी वजह से जो होम कंट्री है उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये तो हुआ कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये जो कोलोनाइजेशन था या ये जो प्रक्रिया है उपनिवेशीकरण की, या फिर ये जो सिद्धांत है, अब आप इन शब्दों में जब भी मैं किसी शब्द को कहूं, चाहे मैं कोलोनाइजेशन कहूं या फिर कोलोनियलिज्म कहूं, दोनों को आप एक ही तौर पर समझिएगा, वो एक प्रोसेस है, वो एक सिद्धांत है। उसका क्या मैकेनिज्म रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी कि जो कोलोनाइजेशन है वो कितने तरीके का है, हम इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। जो पहला टाइप है आप उसे कॉलोनी कह सकते हैं, ठीक है। कॉलोनी का मतलब क्या होता था? दिस वाज गवर्न्ड इंटरनली बाय द फॉरेन पावर। ये एक ऐसी टेरिटरी होती थी जिसे आंतरिक रूप से पूरी तरीके से कोई फॉरेन की जो पावर होती थी वो गवर्न कर रही होती थी। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के वहां पे लगाए जाते थे। एग्जांपल के तौर पे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कई सारी टेरिटरीज को एक्वायर कर रखा था, वहां पर उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस चला करते थे। जो डे टू डे मैनेजमेंट होता था उन कॉलोनीज का, उन्हें या तो सीधे तौर पे या फिर कुछ लोगों को नियुक्त करके ये जो कॉलोनियल पावर्स होती थी वही चलाया करती थी, तो उन्हें तो आप सीधे तौर पे कॉलोनी कह सकते हैं। जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है डायरेक्ट कंट्रोल। यहाँ पर एक पैटर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है, मतलब पितृभाव। जो ये कॉलोनियल पावर होते हैं ये खुद को ऐसा दिखाते हैं कि ये वहां के लोगों की बहुत केयर करते हैं, वहां के लोगों का ध्यान रखते हैं और वो उनका भला चाहते हैं। वो ऐसा कॉन्सेप्ट इवॉल्व करके वहां पर रखते हैं। वो वहां के लोगों को जो उनकी जरूरतें हैं उनको तो पूरा करते हैं, उसका तो ध्यान देते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई अधिकार नहीं देते। वहां पर जो लोग रूल कर रहे होते हैं वो उन्हीं कॉलोनी से आए हुए लोग रहते हैं, वहां के किसी भी व्यक्ति को वहां पर रूल करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इसे डायरेक्ट कंट्रोल कहा जा सकता है, जहां पर सीधे तरीके से जो कोलोनाइजेशन का प्रोसेस है उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तीसरा जो मैकेनिज्म है आप उसे इनडायरेक्ट कंट्रोल कह सकते हैं। इनडायरेक्ट कंट्रोल रिलाइड ऑन एक्जिस्टिंग पॉलिटिकल रूलर्स। अब इसमें ऐसा होता है कि कोई एक टेरिटरी है, यहाँ पर कोई रूलर रूल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्राउन है, कोई राजा है जो कि रूल कर रहा है, तो वो उसे उसके पद से हटाएंगे नहीं। इन सम एरियाज ब्रिटिश आस्क्ड अ लोकल रूलर टू एक्सेप्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, या फिर वो सीधे तौर पर उस राजा से ये कह देंगे कि आप हमारी अथॉरिटी को स्वीकार कर लीजिए, आप हमारी सॉवरेनिटी को स्वीकार कर लीजिए और आप जिस रूप में वहां पर शासन कर रहे हैं वहां करते रहिए, उसके बदले में आप फ्रीली हमें ट्रेड करने दीजिए और जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा कर दीजिए। तो ये एक इनडायरेक्ट कंट्रोल का मैकेनिज्म था। ब्रिटिशर्स इस मैकेनिज्म को काफी फॉलो करते थे। अदर जो रूलर्स थे या जो अदर यूरोपियन पावर्स थी वो तो इसे बहुत वाइड स्केल पे इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स का ये बहुत ही फेवरेट मैकेनिज्म था, जिसके आधार पर वहां के रूलर्स को हटाते तो नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में उनका जो कोर इशू होता था वो इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करना होता था। वो पॉलिटिकल पचड़े में कई बार नहीं पड़ना चाहते थे। अगर उन्हें ऐसा लगता था कि बिना पॉलिटिकल पचड़े में पड़े हुए वो अपने हित साध सकते हैं, वो पैसे कमा सकते हैं, वो रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वो इन सभी चीजों से दूर हो जाते थे। जब उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं वहां का पॉलिटिकल क्लास उन्हें उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं करने दे रहा है, तभी वो वहां पर हमला करके डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते थे या फिर उसे प्योर कॉलोनी में कन्वर्ट कर लेते थे। जो चौथा तरीका है, जो चौथा टाइप है, दैट इज प्रोटेक्टोरेट। दिस रेफर टू अ कंट्री और टेरिटरी विद इट्स ओन इंटरनल गवर्नमेंट बट अंडर द कंट्रोल ऑफ आउटसाइड पावर। यहाँ पर कोई एक ऐसी टेरिटरी, ऐसी कंट्री होती है जो किसी अन्य, जहां पर जो राजा होगा वो तो रूलर होगा, वहां का नेटिव रूलर होगा, लेकिन वो बाहर की किसी पावर के अंडर आ जाता है। वो उसे ये कहते हैं कि आप हमें कई सारी सुविधाएं दे दीजिए, कंसेशन दे दीजिए और उसके बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे। जैसे कि एक समय में जो श्रीलंका था वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था। इसके अलावा जो नाइजर रिवर डेल्टा अफ्रीका का है वहां पर जो कई सारी लोकेशन थी वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हुआ करती थी, जहां पर वहां के लोकल रूलर्स ही रूल किया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर। पांचवा होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस refers to an area where European country claimed exclusive privileges to trade or investment। वहां पर वो सीधे तौर पे रूल तो नहीं करते हैं, लेकिन वो उनका प्रभाव क्षेत्र होता है, यानी कि वो वहां पर बहुत आराम से बहुत सारे privileges इस्तेमाल करते हैं और आराम से ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और छठा है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। These were the area where government was independent but economy was controlled by private businesses। जैसे वहां पे राजा रूल तो कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई एक यूरोपियन कंपनी आ जाती है, पूरी इकोनॉमी को डोमिनेट कर देती है। इतना ज्यादा पूरी इकोनॉमी को डोमिनेट कर लेती है कि वहां के सभी बिजनेसेस बर्बाद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो राजा भी इकोनॉमिकली उस कंपनी पर, उस एंटिटी पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, वो कोलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सारी बातें भी हमें आगे के सेशंस में देखनी है, उनके बारे में हमें चर्चा करना है। तो इस तरीके से जो कोलोनियल पावर थी वो दूसरी टेरिटरीज पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करती थी, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब आइए बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ कोलोनाइजेशन, यानी कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से कारक थे, अगर हम शुद्ध भाषा में कहें तो, जिनकी वजह से ये कोलोनाइजेशन का प्रोसेस संभव हो सका, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हो सकी। तो इसका जो सबसे बड़ा कारक है या फिर कारण रहा वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आखिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति ने कोलोनाइजेशन की इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया?
जैसे जैसे यूरोपियन नेशंस इंडस्ट्रियलाइज्ड होने लगे, 1750 के बाद की हम बात कर रहे हैं, हालांकि कोलोनाइजेशन का प्रोसेस उसके पहले से चल रहा था। ऐसा नहीं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसके बाद ही कोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हालांकि कुछ कारणों को मुझे पहले देना चाहिए, जैसे कि सोशल डार्विनिज्म या फिर जो उनके रिलीजियस इंटरेस्ट थे उन्हें भी हम ऊपर रख सकते हैं, बट हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर बन गया। डोमिनेंट फैक्टर इस आधार पे बन गया क्योंकि जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी तो दो तरीके से आवश्यकता पड़ी नई टेरिटरीज की। पहला तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, दूसरी बात कि जब उन्होंने गुड्स तैयार कर लिए तो उन्हें बेचे कहां। उन्हें दोनों तरीके से ऐसे नए नए जगहों की आवश्यकता पड़ने लगी कि जहां से वो रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकें और जो रेडीमेड प्रोडक्ट है उसे बेच सकें। तो इस वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए नई नई जगहों की खोज की। वहां पर देखिए एक जो 14-15 सेंचुरी का समय था, उस समय कई सारे जो रूलर्स है वो पेट्रोनेज देकर सेलर्स को भेजा करते थे नई नई लैंड्स को खोजने के लिए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इस होड़ को और आगे बढ़ाया कि नई नई जगहों को खोजा जाए और वहां पर जो कि कई सारी जो जगह थी वो समय तक जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो खोजी जा चुकी थी, वहां पर जाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया जाए जहां से वहां के रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करके और रेडीमेड प्रोडक्ट को बेचा जा सके। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया कोलोनाइजेशन के प्रोसेस में। एक दूसरा नोशन था सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म थियरी है जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रोपेगेट किया था। ये एक इवोल्यूशन की थियरी है जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कांसेप्ट को प्रोपेगेट करती है, जो कि सोशल चेंज में भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है कि वही व्यक्ति जीवित रहेगा जो सर्वाइव कर पाएगा, जो चैलेंजेस को झेल पाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो यूरोपियंस थे वैसा मानते थे कि वो फिटेस्ट है, यानी कि उनके पास ये हक है कि वो सर्वाइव कर सकें, जबकि जो नॉन यूरोपियंस थे उन्हें लोअर स्केल का माना जाता था कल्चरली भी और फिजिकल डेवलपमेंट के मामले में भी। और इस आधार पर भी क्योंकि जो अदर कॉन्टिनेंट्स हैं लाइक अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, वहां के लोगों के पास ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही वो कल्चरली इतने एडवांस हैं जितना कि यूरोपियंस, तो उन्हें निचले दर्जे का माना जाता था। इसी आधार पर वो ये क्लेम करते थे कि चूंकि यूरोपियन सुपीरियर हैं तो उन्हें ये अधिकार है कि वो उन जगहों पर जाकर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करें और वहां के रिसोर्सेज को एक्वायर करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस काम को करने के लिए एक व्हाइट मैन बॉडी थ्योरी का भी सहारा लिया, श्वेत व्यक्ति भार। इसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर ने जो यूरोपियंस हैं उन्हें सफेद रंग का बनाया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो अन्य रंग के लोग हैं जैसे कि काले, भूरे या फिर पीले, जैसे कि जापान, चाइना, काले लोग, अफ्रीका या फिर अदर जो कॉन्टिनेंट है वहां के लोग और भूरे लोग जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में अक्सर देखे जाते हैं, इन सभी लोगों को सिविलाइज करने की जिम्मेदारी व्हाइट मैन बॉडी थ्योरी के ऊपर हाइपोथेटिकली या फिर यूं कह सकते हैं काल्पनिक तौर पर इन यूरोपियन पावर्स ने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपेगेट किया कि चूंकि वो व्हाइट्स हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के अन्य लोगों को सिविलाइज करें और इसीलिए उन्हें हक है कि वो अन्य कॉन्टिनेंट्स, अन्य टेरिटरीज को जाकर एक्वायर करें और वहां के लोगों को सिविलाइज बनाएं। देखिए इस थ्योरी को प्रोपेगेट करने वाले लोगों में रुडयार्ड किपलिंग भी थे, जिन्होंने द जंगल बुक 1894 में लिखी थी। उनकी ये कविता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिन्होंने व्हाइट मैन बॉडी के ऊपर लिखी है कि एक श्वेत व्यक्ति के ऊपर कैसा भार होता है कि उसे पूरी दुनिया को सिविलाइज बनाना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा वो था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की सुविधाएं बहुत बेहतर हो गई। अब काफी आसान था दूर दराज के इलाकों में जाकर वहां पर जीत हासिल करना मॉडर्न साइंसेस का इस्तेमाल करके। कंसीक्वेंस ये हुआ कि जो आर्मी थी उन्हें दूर तक भेजा गया, नई नई जमीनों को वहां पर खोजा गया और उनको पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया। कन्फ्रंटेशन भी हुआ, जैसा कि हमने देखा था कि जब यूरोपियन पावर्स अमेरिका में गई तो वहां के नेटिव अमेरिकन्स को मारा गया। ऐसे ही वो अफ्रीका में गए तो वहां के नेटिव जो अफ्रीकन थे उनसे कन्फ्रंटेशन हुआ। तो जब भी वो किसी कॉन्टिनेंट पे जाते थे वहां के लोकल लोग उसका विरोध करते थे, जिनसे वो लड़ाइयां लड़ते थे और अक्सर जीत भी जाते थे। और उसके बाद जब मैक्सिम गन का वहां पर हमने देखा कि निर्माण किया गया तो उसके बाद तो उन्हें कई सारी पावर्स को जीतना काफी आसान हो गया, स्पेशली अफ्रीका में जाके मैक्सिम गन्स का प्रयोग किया गया, सीधे शूट कर दिया जाता था जब भी कोई विरोध करने का प्रयास करता था। काफी एफिशिएंट गन्स थी ये, जिन्हें पहली बार बनाया गया था। इमेज में आप इस मैक्सिम गन को देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने जहां एक और कम्युनिकेशन को बेहतर किया, रेलवे को एस्टैब्लिश कर दिया गया, अब स्टीम इंजन के द्वारा बोट्स चलाई जाने लगी जिससे दूर तक जाना संभव था और जल्दी पहुंचा जा सकता था। इन सभी एडवांसमेंट की वजह से कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो और भी ज्यादा तेज हो गया। चौथा जो कारण था वो था पॉपुलेशन प्रेशर। देखिए पॉपुलेशन यूरोप की काफी तेजी से बढ़ रही थी, इस वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी बढ़ रहा था। अब उन्हें ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी, इसके साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा था, लोग नए नए विकल्पों की खोज कर रहे थे। तो अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा, उन्हें कुछ और जमीन की जरूरत थी जहां पर ज्यादा रिसोर्सेज हो जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो पॉपुलेशन के प्रेशर ने भी कोलोनाइजेशन के प्रोसेस को और ज्यादा एडवांस किया और ज्यादा आगे बढ़ाया। कुछ और कारण हमारे पास हैं जैसे कि सरप्लस कैपिटल। देखिए इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था जहां पर वो जाकर ट्रेड किया करते थे, जब आप ट्रेड करने जाते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। नई नई लैंड्स को खोजा जा रहा था, अब अगर वो किसी नई जमीन पर जाते हैं और वहां से रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसके लिए उन्हें सरप्लस कैपिटल की आवश्यकता होगी, उन्हें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन कितना ईजी होगा कि अगर वो अपनी आर्मी को भेज के वहां पर पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लें। अगर उन्होंने एक बार वहां पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया फिर तो उन्हें रॉ मटेरियल के लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इजिप्ट, मोरक्को में ये जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने किया, शुरू में उन्हें वहां से रॉ मटेरियल लेना काफी महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने वहां के राजाओं के ऊपर हमला करके उस पूरी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया। अब उन्हें रॉ मटेरियल को खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, अगर खरीदना भी था तो वो वहीं के जो किसान थे उन्हीं से बहुत सारा टैक्स वसूल कर उन्हीं के पैसे से उन्हीं का रॉ मटेरियल खरीद लेते थे, लाकर प्रोसेस करते थे और रेडीमेड प्रोडक्ट उन्हीं को बेच देते थे। मतलब कि बदले में वो सब कुछ ले जाते थे, वहां देते कुछ भी नहीं थे। तो जो कैपिटल सरप्लस की आवश्यकता पड़ी इसने भी यूरोपियन पावर्स को एक रास्ता दिखाया कि आप पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लीजिए और उन्हें अपनी कॉलोनी बना लीजिए। तो इस चीज ने भी कोलोनाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। छठा जो पॉइंट है दैट इज पॉलिटिकल मिलिटरी फोर्सेस। एक समय आया जो कि यूरोपियन जो पावर्स थी वो ज्यादा ज्यादा मिलिट्रीज को एक्वायर करने लगी। इन मिलिट्रीज का इस्तेमाल न केवल आपसी कन्फ्रंटेशन के लिए किया गया बल्कि नई नई कॉलोनीज को एक्वायर करने के लिए भी किया गया। सातवीं बात, नेशनल ऑनर एंड प्रेस्टीज। ऐसा माना जाने लगा कि जिस कंट्री के पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा पावरफुल देश है, वो ज्यादा शक्तिशाली देश है और उससे उस कंट्री का पूरी यूरोप में दबदबा बन जाता था जिसके पास जितनी ज्यादा कॉलोनी होती थी। तो कॉलोनी का नेशनल ऑनर और प्रेस्टीज का बन जाना इसने भी कॉलोनियल एक्सपेंशन को हवा दी। स्पेशली ये स्पिरिट इटली और जर्मनी के बीच में बहुत ज्यादा आ गई। इटली और जर्मनी दोनों ने नई नई लोकेशंस को एक्वायर करना शुरू किया और इसी प्रेस्टीज को शो करने के लिए ब्रिटिशर्स कहा करते थे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वहां पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। मतलब कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो लगभग हर कॉन्टिनेंट पर था। अगर हम अंटार्कटिका को छोड़ दें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह पे उनकी कॉलोनी थी। अब अर्थ का जो रोटेशन का मैकेनिज्म है, ज्योग्राफी आप लोग जानते हैं, धरती के किसी न किसी हिस्से पे तो सूरज हमेशा दिखता है, रोशनी हमेशा आती है, तो इसीलिए वो कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता, कभी सूर्य अस्त नहीं होता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो कॉलोनीज थी वो नेशनल ऑनर और प्रेस्टीज का हिस्सा बन गई। आठवां जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। शुरुआती दौर में तो देखिए कॉलोनीज को एक्सप्लोर करने का जो काम था वो रिलीजन को एक्सपेंड करने के लिए किया जा रहा था कि वहां के नेटिव्स को जाकर क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाए और अक्सर
मर्चेंट और मिलिट्री जाने के पहले मिशनरी जाया करते थे, जो वहाँ के लोगों को बहला फुसलाकर क्रिश्चियनिटी में इन्वॉल्व कर लेते थे। बाद में व्यापारी जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो लोग उनके कल्चर के होंगे उनके ऊपर डोमिनेट करना आसान होता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कोलोनाइजेशन को आगे बढ़ाया। तो यहाँ तक हमने बातें की, कोलोनाइजेशन के बारे में अभी कई सारी बातें बाकी रह गई हैं जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोलोनाइजेशन का प्रोसेस कैसे अमेरिका, अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट पर आया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन सभी बातों को नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी